नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओपरा विंफ्री के साथ इंटरव्यू में मेगन मार्कल ने रॉयल फैमिली के कई राज खोले हैं। मेगन ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि शाही परिवार से जुड़ने के बाद उनकी आजादी काफी कम हो गई थी और वो रॉयल परिवार में वो काफी अकेला महसूस करती थी। तो चलिए जानते हैं मेगन मार्कल ने अपने इस इंटरव्यू में रॉयल फैमिली को लेकर और क्या कुछ खुलासे किए हैं। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल ने जानी मानी अमेरिकी टीवी होस्ट ओपरा विंफ्री के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में कई राज पर पर्दा उठाया। मार्कल ने बताया कि जानबूझकर उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी बताया कि ये बात झूठी है कि प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन के साथ उनकी अनबन हुई। मेगन ने प्रिंस हैरी के साथ सीक्रेट वेडिंग का खुलासा भी दुनिया के सामने किया। मेगन ने ओपरा विंफ्री को बताया कि उन्होंने प्रिंस हैरी के साथ शादी के सार्वजनिक समारोह से 3 दिन पहले ही शादी कर ली थी। मेगन ने कहा कि शादी के दिन उन्हें पता था कि ये दिन उनके और हैरी के लिए नहीं था, बल्कि ये दिन दुनिया के लिए था। क्या फ्लावर गर्ल के कपड़ों को लेकर केट मिडलटन और उनके बीच हुई अनबन ने केट को रुला दिया था? इस पर मेगन ने कहा कि ये बिल्कुल झूठी बात है। उन्होंने कहा कि केट फ्लावर गर्ल के कपड़ों को लेकर खुश नहीं थी और इस बात ने मुझे रुला दिया। हालांकि इसके बाद केट ने मेरे लिए फूल और एक नोट भेजा और माफी मांगी। मेगन ने कहा कि मैं ये बात केट को नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रही हूँ। केट एक अच्छी इंसान है। मेगन ने ये भी खुलासा किया कि शाही परिवार से जुड़ने के बाद उनकी आजादी काफी कम हो गई थी। मेगन ने कहा कि रॉयल परिवार में जिंदगी काफी अकेली थी। उन्होंने कहा कई दिनों तक अकेलापन महसूस किया, इतना कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। कई तरह के नियमों से बांध दिया गया था। मैं दोस्तों के साथ लंच के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। मेगन ने यह भी बताया कि बेटे के रंग को लेकर शाही परिवार के लोग खुश नहीं थे। मेगन ने कहा कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके रंग को लेकर चिंताएं थी। मेगन ने बताया कि इसे लेकर परिवार ने हैरी से बात भी की थी। हालांकि उन्होंने सदस्यों का नाम लेने से इनकार कर दिया। फिलहाल देखना मेगन का इंटरव्यू आने के बाद शाही परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर यहां के एक निजी चैनल ने बांग्लादेश में पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये ट्रांसजेंडर। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर यहां के एक निजी चैनल ने बांग्लादेश में पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त किया। बांग्लादेश की इस पहली न्यूज एंकर का नाम है तशनुआ आनंद शिशिर, जो कि एक टैलेंटेड मॉडल और एक्टर भी है। तशनुआ आनंद शिशिर बतौर न्यूज प्रेजेंटर के रूप में अपनी नई पारी का आगाज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया। तशनुआ आनंद शिशिर ने 2007 में थिएटर मंडली नटुआ के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वह 2 साल से अधिक समय तक थिएटर मंडली बोट टोला का हिस्सा रही। इस दौरान कई परिस्थितियों में वह अहम भूमिका में दिखी।
वह इस साल 2 फीचर फिल्मों में दिखाई देने वाली है। यह पहली बार है जब देश के लोग एक ट्रांसजेंडर महिला को एक आधिकारिक समाचार बुलेटिन में समाचार प्रस्तुत करते हुए देखेंगे, जो स्वतंत्रता के 50 वर्षों में कभी नहीं हुआ है। बता दें कि एक डांसर, मॉडल और एक वॉइस आर्टिस्ट तशनुआ का पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनने की मिसाल बांग्लादेश में हजारों ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रेरित करेगी। भारत और चीनी सेनाओं के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी गई थी, लेकिन अब भारत को लेकर चीन ने अपना रुख बदल गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत को सीमा मुद्दे के हल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और आपस में संदेह करना छोड़ देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि चीनी विदेश मंत्री ने और क्या कुछ कहा है चीन और भारत के संबंधों को लेकर। भारत और चीनी सेनाओं के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी और अब भारत को लेकर चीन ने अपना रुख बदल लिया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को सीमा मुद्दे के हल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और आपस में संदेह करना छोड़ देना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार कर अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीन और भारत के बीच संबंध के लिए सीमा विवाद को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होने का भी जिक्र किया और कहा कि ये दोनों देश मित्र व साझेदार हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर संदेह करना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध होने के बाद से भारत चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति पर अपने एक सम्मेलन में वांग यी ने कहा कि यह जरूरी है कि दोनों देश अपने विवादों का निपटारा करें और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करें। सीमा विवाद बरसों से इतिहास के समय से चला आ रहा है। यह चीन भारत संबंध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी की टेलीफोन पर 75 मिनट तक बातचीत हुई थी और इसके बाद चीनी विदेश मंत्री का यह बयान आया है। इसके अलावा शुक्रवार को भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओहुई से मुलाकात की थी और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाकों से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की थी। वांग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि विश्व यह उम्मीद करता है कि चीन और भारत दोनों देश विकासशील देशों के साझा हितों की रक्षा करें और विश्व के बहुध्रुवीय व्यवस्था को मजबूत करें। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों स्विट्जरलैंड में बुर्के पर बैन लगाया जा रहा है। फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया के बाद अब स्विट्जरलैंड में भी सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी है। स्विट्जरलैंड में इसको लेकर जनमत संग्रह कराया गया था, जिनमें 51% वोटरों ने बुर्का प्रतिबंधित करने के पक्ष में वोट किया था। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद रेस्तरां, खेलों के मैदानों, सार्वजनिक परिवहन साधनों या सड़कों पर चलते समय चेहरा ढकने पर पाबंदी लग जाएगी।
हालांकि स्विट्जरलैंड की संसद और देश की संघीय सरकार का गठन करने वाली 7 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद ने इस जनमत संग्रह प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि धार्मिक स्थलों पर जाते समय चेहरा ढकने और स्वास्थ्य कारणों जैसे कि कोविड-19 से बचाव के दौरान मास्क पहनने की छूट रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने की छूट होनी चाहिए या नहीं, इस बात का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया गया। जिस पर स्विट्जरलैंड की जनता ने 7 मार्च को वोट किया था। बता दें कि इससे पहले फ्रांस ने साल 2011 में ही चेहरे को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया था। वहीं डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी है। इटली सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से बनाई गई वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक दिया है। कोरोना वैक्सीन का यह शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन इटली सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कंपनी पहले इटली में वैक्सीन की जरूरतें पूरी करे। तो चलिए जानते हैं कि इटली सरकार ने क्यों वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक दिया है। इटली सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से बनाई गई वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक दिया है। कोरोना वैक्सीन का ये शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन इटली सरकार ने नए नियमों के मुताबिक कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कंपनी पहले इटली में वैक्सीन की जरूरतें पूरी करे। किसी और देश को तब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इटली सरकार ने जिस वैक्सीन शिपमेंट को रोका है उसमें 2.5 लाख वैक्सीन की डोज थी। इटली सरकार ने कहा कि यूरोप में पहले से ही वैक्सीन की कमी है। स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन कंपनी पहले अपना फायदा देख रही है। इटली की सरकार ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका ने जितनी वैक्सीन देने का वादा किया था उसकी वैक्सीन इटली को दी नहीं गई। ऐसे में यूरोप के कानून के मुताबिक ही सरकार ने कदम उठाया है और वैक्सीन की 2.5 लाख डोज देश से बाहर जाने से रोक दिया है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन के दौरान किया जाना था। इटली की सरकार के फैसले को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उसके देश में कोरोना की स्थिति इतनी खराब नहीं है। हम अगले सप्ताह से अपने ही देश में वैक्सीन का उत्पादन कर लेंगे और हर सप्ताह करीब 10 लाख डोज तैयार करेंगे। ऐसे में इटली सरकार के फैसले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में शुक्रवार से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। प्रशासन के पास पहले से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 3 लाख डोज मौजूद है, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाए जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में फाइजर बायोटेक की वैक्सीन भी जल्द पहुंच जाएगी और इसका देश में भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कोरोना की मार झेल रहे आवाम की कोई चिंता नहीं है। इमरान ने जनता को भगवान भरोसे छोड़कर कोरोना वैक्सीन न खरीदने का फैसला लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इमरान ने कोरोना वैक्सीन न खरीदने का ये फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कोरोना की मार झेल रहे अवाम की कोई चिंता नहीं है। इमरान ने जनता को भगवान भरोसे छोड़कर कोरोना वैक्सीन न खरीदने का फैसला लिया है।
सरकार का कहना है कि वह फिलहाल वैक्सीन नहीं खरीदेगी। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सेक्रेटरी आमिर अशरफ ख्वाजा ने कहा कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन खरीदने की कोई योजना नहीं है। हम हर्ड इम्यूनिटी और मित्र देशों से बतौर गिफ्ट मिलने वाली वैक्सीन से ही कोरोना का मुकाबला करेंगे। बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी तब होती है जब बड़ी संख्या में लोग संक्रमित बीमारी से प्रभावित होने के बाद उससे इम्यून बन जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम ने बताया कि चीन निर्मित कोरोना वैक्सीन के एक डोज की कीमत $13 है, इसलिए फिलहाल वैक्सीन खरीदने का निर्णय नहीं लिया गया है। पाकिस्तान वैक्सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स और चीन जैसे साथी देशों पर निर्भर है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सेक्रेटरी ने बताया कि चीन की फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोफार्म ने पाकिस्तान को कोरोना टीके की 10 लाख खुराक देने का वादा किया है। इसमें से 5 लाख पाकिस्तान को मिल गई हैं और बाकी भी जल्द मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक मिली वैक्सीन में से पाकिस्तान ने 2,75,000 खुराक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई हैं। पाकिस्तान का लक्ष्य इस साल के अंत तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है। पाकिस्तान का ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एड के जरिए भारत निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की 1,60 लाख मुफ्त खुराक भी मिल सकती है, जिससे पाकिस्तान की 20% आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्था गावी का उद्देश्य दुनिया के गरीब देशों को ऐसी बीमारी का टीका मुहैया कराना है जिन्हें वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि इसी के जरिए वह कोरोना से मुफ्त में मुकाबला कर पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के 2 और लोगों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये दोनों भारतीय और इनको कौन से पद पर नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के 2 और लोगों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक चिराग बेंस को आपराधिक न्याय के लिए राष्ट्रपति के विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रोनिता गुप्ता को श्रम एवं श्रमिक मामलों के लिए राष्ट्रपति की विशेष सहायक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में बताया कि अतिरिक्त पॉलिसी की 20 से अधिक नियुक्तियां की जानी है, जो व्हाइट हाउस कोविड प्रक्रिया टीम, घरेलू जलवायु नीति कार्यालय, घरेलू नीति परिषद और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के साथ काम करेंगे। इसी के तहत चिराग बेंस और प्रोनिता गुप्ता की नियुक्ति भी की गई है। इससे पहले भी कई भारतीयों को राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने भारतवंशियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये योग्य, प्रभावशाली और समर्पित व्यक्ति अमेरिका की विविधता और ताकत को दर्शाते हैं। ये हमारे सामने आने वाले संकटों से निपटने और देश का बेहतर निर्माण करने की बाइडेन प्रशासन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि बाइडेन प्रशासन ने अब तक
155 से अधिक भारतीय अमेरिकियों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता एहसान इकबाल पर भीड़ से जूता फेंकने का मामला सामने आया है। ये घटना पाकिस्तान के संसद के बाहर की है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला हमारे इस खास रिपोर्ट में। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता एहसान इकबाल पर भीड़ से जूता फेंकने का मामला सामने आया है। ये घटना पाकिस्तान के संसद के बाहर की है। नेशनल असेंबली के बाहर पीएमएलएन के नेता और इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एहसान इकबाल पर जूते से हमला किया गया। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएलएन के नेता मीडिया से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। नारेबाजी करते हुए नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। एहसान इकबाल एक बेंच पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उन पर जूते फेंक दिए गए। इस हमले की पूरे पाकिस्तान में चर्चा है और हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। बता दें कि ये घटना इमरान खान सरकार के विश्वास मत जीतने के बाद हुई। विपक्ष ने विश्वास मत का बहिष्कार किया था। पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान से इस्तीफा देने और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। राष्ट्रपति आरिफ अलवी के निर्देश पर बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान खान ने संसद के 342 सदस्यीय निचले सदन में 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया। विश्वास मत की प्रक्रिया विपक्ष की मौजूदगी के बगैर हुई, क्योंकि 11 दलों के गठबंधन पाकिस्तान के 11 दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मतदान का बहिष्कार किया था। इस पर पीडीएम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और सिंध प्रांत के सुकूर में मीडिया कर्मियों को बताया कि इस विश्वास मत का कोई मतलब नहीं होता। और सिंध प्रांत के सुकूर में मीडिया कर्मियों को बताया कि इस विश्वास मत का कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।